स्वागत है आपका। आइए आज हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। गणतंत्र होने का मतलब, ये मन में बहुत दिनों से प्रश्न चल रहा था कि गणतंत्र होने का मतलब क्या होता है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी है। जिसको नहीं कन्फ्यूजन है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को, जैसे खासकर बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम बात करते हैं कि गणतंत्र होने का मतलब क्या है। तो आइए स्लाइड के माध्यम से हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे प्रमुख 3 दिन हैं, जो कि 15 अगस्त, 26 नवंबर और 26 जनवरी। तो 15 अगस्त, चूँकि इसको हम 15 अगस्त 1947, जिसे स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस भी कह सकते हैं, स्वाधीनता दिवस भी कह सकते हैं। 26 जनवरी, तो हम बात करते हैं 26 जनवरी 1950, जो कि 1950 से ही हम गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। 1950 को ही हम गणतंत्र हुए थे, तो इसे हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। और एक है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949, चूँकि 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान दिवस कब है, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था। इसीलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के नाम से जानते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डे है। तो अब हम ये जानेंगे कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान हमारा तैयार हो गया था, तो इतना दिन विलम्ब क्यों किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो हम स्लाइड के माध्यम से इसके बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले प्रमुख इस 4 कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जिसमें सबसे प्रथम है कॉलोनी यानी उपनिवेश। इसका एक और शब्द देते हैं डिपेंडेंसी, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य में डिपेंडेंसी ही चलता था। तो कॉलोनी और डिपेंडेंसी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब हुआ, मुख्यतः उपनिवेश का मतलब हुआ कि एक ऐसा देश, एक ऐसा स्थान जो किसी दूसरे स्वाधीन देश के अंडर हो, जिस पे किसी दूसरे देश का राज हो। जैसे ब्रिटिश के बहुत सारे कॉलोनीज थे। ब्रिटिश के उन सभी कॉलोनीज में हम भी एक उसके उपनिवेश थे। तो उपनिवेश यानी कॉलोनी थे। तो हम बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले, तो अप टू 15 अगस्त 1947, इससे पहले हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, कॉलोनीज थे। यानी एक ऐसा देश जो किसी दूसरे देश पे राज करता हो, पूर्ण रूप से उसका अधिकार हो, वो जो चाहेगा वही वो देश करेगा। अब दूसरे शब्द आते हैं संरक्षित राज्य, प्रोटेक्ट्रेट। तो प्रोटेक्ट्रेट से हम बात करते हैं कि जैसे S1, तो S1, अब यहाँ S मतलब स्टेट 1। तो स्टेट का मतलब यहाँ एक राज्य से नहीं, बल्कि एक कंट्री से है, एक पूरे देश से इसका मतलब है। तो एक है स्टेट 1 और एक है स्टेट 2। तो स्टेट 2 स्टेट 1 से कुछ चीज़ों में कम है। तो स्टेट 1 का कहना है कि चलो हम तुम्हें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, कुछ चीज़ें देते हैं। जैसे तुम्हें अपने लिए डिफेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। कुछ मामलों में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, जिसमें तुम डिफेंस नहीं रखोगे, तुम्हारा डिफेंस हम देखेंगे। यानी तुम पे हमला, हम पे हमला होगा। यानी दूसरा देश अगर तुम पे हमला करता है तो समझेंगे कि हमारे पे हमला हुआ, तो हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और उसके साथ ही एक और है एक्सटर्नल, यानी बाहरी संबंध। तुम्हें बाहरी संबंध भी रखने की आवश्यकता नहीं किसी दूसरे देशों से। जैसे हमारे विदेशी संबंध
हम अपने विदेशी संबंध दूसरे देशों से बनाएंगे, उसी से तुम्हारे भी ये संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो इन दो मामलों में, और एक आध और मामले होते हैं, तो इन मामलों में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, बाकी तुम अपना सब देख सकते हो। तो यहाँ पे स्टेट 2 स्टेट 1 का प्रोटेक्टरेट है, यानी स्टेट 1 इसके डिफेंस के मामले को और एक्सटर्नल जैसे विदेशी मामलों को देखेगा। यानी स्टेट 1 जो दूसरे देशों से तय करेगा वहीं स्टेट 2 के लिए भी मान्य होगा। तो ये हो गया प्रोटेक्टरेट। चूँकि हम कभी प्रोटेक्टरेट नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ रियासतें हमारी प्रोटेक्टरेट रही हैं, तो ये हो गया प्रोटेक्टरेट। अब हम बात करते हैं डोमिनियन। तो डोमिनियन में देखेंगे कि जैसे फिर स्टेट 1 और स्टेट 2। तो यहाँ पे स्टेट 2 का कहना है कि झगड़ा किया कि भाई तुम हमारा डिफेंस क्यों देखोगे, बाहरी मामला क्यों देखोगे, हम आज़ाद होना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम अपना खुद का डिफेंस रखना चाहते हैं, खुद का अपना हम विदेशी संबंध रखना चाहते हैं। तो स्टेट 1 बोला कि चलो भाई ठीक है, तुमको ये भी हम आज़ादी देते हैं, तुम अब पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट कंट्री हो, तुम अपना डिफेंस भी रख सकते हो, एक्सटर्नल भी रख सकते हो। तो यहाँ पे स्टेट 2 स्टेट 1 से आज़ाद हो गया, लेकिन एक नाम मात्र के लिए, सिर्फ नाम मात्र के लिए स्टेट 2 स्टेट 1 के अधीन है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे कि स्टेट 2 अपना डिफेंस भी रखेगा, अपना बाहरी संबंध भी रखेगा, दूसरे देशों से विदेशी संबंध भी रखेगा, लेकिन नाम मात्र के लिए कागजी तौर पे ये स्टेट 1 के अधीन होगा। यानी स्टेट 1 का जो हेड ऑफ स्टेट होगा, हेड ऑफ स्टेट जो स्टेट 1 का होगा, वहीं स्टेट 2 का भी हेड ऑफ स्टेट माना जाएगा। बाकी हर मामलों में स्टेट 2 अपना चला सकता है, कानून रख सकता है, लेजिस्लेटिव रख सकता है, नियम कानून तय कर सकता है, विदेशी संबंध रख सकता है, लेकिन कागजी तौर पे जो हेड ऑफ स्टेट माना जाएगा, जो एक स्टेट का ऑनर माना जाएगा, मालिक माना जाएगा, वो स्टेट 1 का राजा ही स्टेट 2 का भी क्राउन होगा, सिर्फ नाम के लिए कागजी मामलों में। अगला है सोवरेन स्टेट, संप्रभु राज्य। यहाँ पे स्टेट 1 है और फिर स्टेट 2 है। तो संप्रभु राज्य का मतलब हुआ कि अब यहाँ स्टेट 2 बोला कि नहीं भाई, मैं क्यों तुम्हारे हेड ऑफ स्टेट को अपना हेड ऑफ स्टेट मानूं। मैं जब अपना कानून रखा, अपना डिफेंस रखा, अपना एक्सटर्नल सब कुछ जब मैं रखा, तो नाम मात्र के लिए भी हम तुम्हारे क्राउन को अपना क्राउन नहीं मान सकते, तुम्हारे राजा को हम अपना राजा नहीं मान सकते। मुझे पूर्ण रूप से स्वराज चाहिए, मैं पूर्ण रूप से तुमसे स्वतंत्र होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे स्टेट 1 ने इसे पूर्ण अधिकार दे दिया। अब ये नाम मात्र के लिए भी स्टेट 2 पर इसका कोई अधिकार नहीं है। यहाँ से स्टेट 2 स्टेट 1 से पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट हो गया। अब स्टेट 2 फुल्ली इंडिपेंडेंट कंट्री है, पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है। अब इस स्टेट 2 पर स्टेट 1 का कोई भी अधिकार नहीं है, नाम मात्र के लिए भी अधिकार नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए एक बार और देखते हैं। डिपेंडेंसी यानी उपनिवेश, एक ऐसा देश जो किसी दूसरे स्वाधीन देश के कंट्रोल में है
पूर्ण रूप से उस देश पे राज है, यानी स्टेट 1 का स्टेट 2 पर पूर्ण रूप से राज है, यानी स्टेट 1 जो कहेगा वही स्टेट 2 करेगा, यानी वो हो गया उपनिवेश। संरक्षित राज्य देखते हैं। प्रोटेक्टरेट का मतलब हो गया कि स्टेट 1 और स्टेट 2 में अब यही डिफरेंस है कि स्टेट 2 हर काम अपना करेगा, स्टेट 1 का सिर्फ डिफेंस और बाहरी मामले जैसे विदेशी संबंध में इसका अधिकार है। यानी प्रोटेक्टरेट में स्टेट 1 अपने डिफेंस रख सकता है स्टेट 2 के लिए, और एक्सटर्नल रिलेशन जो है विदेशी संबंध है वो रख सकता है। यानी इन दो मामलों में स्टेट 2 स्टेट 1 के अधीन है। अब डोमिनियन जो हुआ, तो डोमिनियन का मतलब हुआ कि स्टेट 2 का नाम हुआ कि हम अपना डिफेंस रखना चाहते हैं, अपना विदेशी संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए हम तुमसे अलग होना चाहते हैं, हम तुम्हारे अधीन नहीं रहेंगे। तो स्टेट 1 का नाम है कि ठीक है, तुम अपना डिफेंस भी रख सकते हो, अपना एक्सटर्नल रिलेशन भी रख सकते हो, फुली इंडिपेंडेंट हो तुम, लेकिन नाम मात्र के लिए कागजी तौर पे हमारा हेड ऑफ स्टेट ही तुम्हारे देश का हेड ऑफ स्टेट होगा। तो यहाँ पे स्टेट 2 स्टेट 1 से मुक्त हो गया, इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, लेकिन नाम मात्र के लिए स्टेट 2 का क्राउन भी वही है जो स्टेट 1 का क्राउन है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं, जैसे आपको पता है कि 1975 के लगभग सिक्किम भारत का हिस्सा हुआ, और 1975 से पहले सिक्किम भी भारत का एक प्रोटेक्टरेट कंट्री था, संरक्षित राज्य था, लेकिन 75 में भारत का हिस्सा बन गया। तो अब हम बात करते हैं संप्रभु राज्य यानी सोवरेन स्टेट। तो यहाँ पे स्टेट 2 ने कहा कि भाई हम जब अपना डिफेंस रखें, अपना एक्सटर्नल संबंध रखें, तो हम नाम मात्र के लिए भी क्यों आपके राजा को अपना राजा माने, हमें नहीं चाहिए, हम पूर्ण रूप से स्वराज पाना चाहते हैं, फुली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। तो स्टेट 1 ने इसे मुक्त कर दिया, और नाम मात्र के लिए भी अब स्टेट 1 का राजा स्टेट 2 का राजा नहीं है, बल्कि अब स्टेट 2 सब कुछ डिफेंस, एक्सटर्नल रिलेशन और जो इसके क्राउन है यानी राजा है वो भी सब अपना रखेगा। स्टेट 1 का इस पे नाम मात्र के लिए भी अधिकार नहीं है। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब इसको पूर्ण रूप से समझने के लिए कि 1947 से 1950 की हमारी यात्रा क्या थी, इसके लिए कुछ 5 कंसेप्ट्स हैं। सबसे पहले इसको समझेंगे। बिफोर 15 अगस्त 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो अब इसको समझने के लिए अब आइए सबसे पहले बिफोर 1947 यानी 15 अगस्त 1947 के पहले हम क्या थे, ब्रिटिश की कॉलोनी थे, डिपेंडेंसी थे। अब यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, डिपेंडेंसी या कॉलोनी आप समझ गए हैं। नंबर 2 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसमें क्या था, तो ये 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या है इसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन ये 15 अगस्त को लागू हुआ 1947 को, और लागू होने के साथ हमें इस देश से आज़ादी मिली। अब इसके लिए हम आगे बात करते हैं। अब यहाँ देखेंगे
मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान देंगे। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और दिसंबर 1946 में संविधान बनना शुरू हो गया, संविधान बनना प्रारंभ हो गया। और 26 नवंबर 1949, चूँकि लगभग 3 साल समय लगे संविधान को बनाने में, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और चूँकि दिसंबर 1946 में जब संविधान बनना शुरू हुआ तो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण का कार्य प्रारंभ होने में जो प्रारूप समिति थी, उस प्रारूप समिति के यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, नेहरू जी भी रहे, और सभापति के पद पर, सभापति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो रहे, उनकी भी बहुत महान भूमिका रही संविधान में। अब जो नवंबर 1949 को संविधान निर्माण पूरा हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर 1949। उसके बाद 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी को एक्चुअली में संविधान लागू हुआ। इसलिए संविधान लागू होने के चलते हम 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो अब आइए, अब हम बात करते हैं, यही एक वजह नहीं है कि सिर्फ संविधान लागू हो गया, बल्कि और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, अब यहाँ पे हम देखेंगे स्लाइड के माध्यम से कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में क्या क्या चीज़ें थीं। अब इसको एक नज़र ध्यान देंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे, चूँकि ये 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ था, जिसके लिए सबसे प्रथम में 18 जुलाई 1947 को एसेंट मिला ब्रिटिश पार्लियामेंट से। 18 जुलाई 1947 को एसेंट मिला, यानी सिग्नेचर हुआ। और उसमें क्या था, जो एसेंट मिला, साइन हुआ, उसमें लिखा था, एक डेट था कि 15 अगस्त 1947 को ये एक्ट लागू होगा। तो इसको हम कमेंसमेंट डे के नाम से भी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ। और लागू होने पर क्या क्या चीज़ें हुई, इस लागू होने के बाद क्या क्या होनी थी, अब इसके बारे में जानते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि पार्लियामेंट से जब कोई भी एक्ट पारित होता है, तो जैसे कि आप देखेंगे ब्रिटिश में हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, फिर किंग साइन करता है। जैसे भारत में रूल है कि भारत में किसी भी बिल को पास करने के लिए सबसे पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, और फिर राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। तो वैसे ही ब्रिटिश में भी होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स से पास होता है, उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है, तब अंत में किंग जो वहाँ का होता है उस देश का, वो उस पर हस्ताक्षर करता है और वो लागू हो जाता है। तो इस एक्ट में लिखा गया था कि इस रूल को लागू होने की तिथि 15 अगस्त 1947 है, यानी इसका अपॉइंटमेंट डे 1947 है। तो उस दिन से हम स्वाधीन हो गए। अब स्वाधीन होने का मतलब क्या हुआ, आइए अब इसमें देखते हैं। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा था कि जब लागू होंगे तो सबसे प्रथम एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल समाप्त हो जाएगा। तो ब्रिटिश रूल का समाप्त होना,
सबसे 2 नंबर पे वॉइस रॉय। तो वॉइस रॉय का पद भी समाप्त हो गया, क्योंकि जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो उसमें वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल का पद हुआ करता था। आमतौर पे ये एक ही व्यक्ति रहता था, क्योंकि ब्रिटिश यानी यूके के किंग का प्रतिनिधि, जो यूके था, जो राज करता था, उसके किंग का प्रतिनिधि बन करके और यहाँ पे आया, और उसी व्यक्ति को यहाँ का गवर्नर जनरल भी रखा जाता था। जैसे जो व्यक्ति यूके के किंग का प्रतिनिधि होगा वही व्यक्ति यहाँ के जनता का जो गवर्नर जनरल के पद पे रहेगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति होता था। तो इसलिए जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ तो वॉइस रॉय का पद समाप्त हो गया, और गवर्नर जनरल, जो कि यहाँ के पूरे शासन या प्रशासन का प्रमुख व्यक्ति था, वो गवर्नर जनरल के पद पर रहता था। तो वो यहाँ के शासन प्रशासन को देखने के लिए गवर्नर जनरल का पद रह गया और वॉइस रॉय का पद समाप्त हो गया। इसके बाद इसमें लिखा था कि 2 डोमिनियन में बटेगा। तो 2 डोमिनियन में बटने के लिए एक डोमिनियन में बटा इंडिया और एक पाकिस्तान। तो उसी दिन भारत 2 डोमिनियन में बट गया 15 अगस्त 1947 को। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चूँकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जब लागू हुआ तो उसमें लिखा था कि भारत शासन अधिनियम के अनुसार, यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार भारत का संविधान बनने तक चलाया जाएगा। इसी नियम के तहत चलाया जाएगा, क्योंकि संविधान देश आज़ाद होने से पहले ही बनना शुरू हो गया था। तो जब तक संविधान बनने में पूरा समय लगता तब तक के लिए ऐसा लिखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अनुसार ही देश का शासन चलेगा। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब तैयार हुई तो उसमें था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने के बाद इसको फुल अथॉरिटी रहेगी, पूर्ण रूप से इसका अधिकार रहेगा कि ये हर नियम को खारिज कर सकता है। तो ये असेंबली तैयार होने के बाद इसको अधिकार है कि ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोनों को खारिज कर सकता है। तो इसलिए असेंबली तैयार हुआ और ये हर नियम को खारिज करने का इसे अथॉरिटी मिला। उसके बाद अब हम देखते हैं 26 जनवरी 1950। अब इस दिन क्या हुआ, क्यों हुआ, अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन चल रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने उस अधिवेशन में भाषण दिया। चूँकि कुछ लोगों को डोमिनियन से ही संतुष्टि थी, कांग्रेस के कुछ नेताओं के द्वारा डोमिनियन से ही संतुष्टि थी, लेकिन फिर नेहरू जी के द्वारा ऐसा माना गया, ऐसा कहा गया कि नहीं, मुझे डोमिनियन नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। जब हम अपना कानून रखेंगे, अपना विदेशी संबंध देखेंगे, सब कुछ करेंगे, तो हम नाम मात्र के लिए भी किसी दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट को अपना स्टेट नहीं मानेंगे, बल्कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए।
तो ये अधिवेशन साल के अंत में चल रहा था, क्योंकि 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया और उसी भाषण में घोषणा कर दी कि 26 जनवरी 1930 तक हम इनसे पूर्ण स्वराज ले लेंगे, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। तो उस सभा में ही इन्होंने दिन तय कर दिया कि मुझे 26 जनवरी 1930 तक पूर्ण स्वराज चाहिए। और भारत तभी से 26 जनवरी 1930 से लेकर के 1947 तक 26 जनवरी के दिन ही झंडा लहराया, अपना इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया। 47 तक 26 जनवरी को ही मनाया जाता रहा। इसी खास दिन का मान रखने के लिए संविधान 1949 को तैयार होने के बावजूद 1950 को इस दिन का मुख्य दिन का मान रखने के लिए रोका गया और 1950 को 26 जनवरी को लागू किया गया। तो अब इसमें क्या था कि संविधान में सबसे अंतिम रूल जो 395 जो कि सबसे संविधान का हमारा महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो इसमें लिखा था कि 395 रिपील होते ही, रिपील होने का मतलब कि इस एक्ट में लिखा था कि 395 जब रिपील होगा तो रिपील होने के बाद कुछ जो एक्ट्स हैं जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट और एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये दोनों समाप्त हो जाएंगे। चूँकि जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सभा जो बनी थी उसको पूर्ण अधिकार था कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाएगा और जब संविधान हमारा लागू होगा तो इंडियन एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 दोनों खारिज हो जाएंगे, दोनों समाप्त हो जाएंगे। तो जैसे ही हमारा 395 अंतिम रूल लागू हुआ, संविधान 1950 को लागू हुआ, तो लागू होते ही ये दोनों रूल समाप्त हो गए। चूँकि ब्रिटिश का नाम था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का लागू होना मतलब देश का डोमिनियन हो जाना। ध्यान रखिएगा, हम 1947 जो एक्ट लागू हुआ था तो हम उस दिन डोमिनियन हुए थे, यानी पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं थे, बल्कि सिर्फ हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हम देश को 1950 यानी संविधान बनने तक इसी एक्ट के माध्यम से देश चलाते रहे। चूँकि अचानक साम्राज्य को हटा देना, अचानक किसी रूल को हटा देने से उस देश में, उस स्थान पे उथल पुथल हो सकती हैं, इसलिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से अप्लाई होने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से 50 तक देश को चलाया गया और अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और सौभाग्य है कि जब 1952 में इलेक्शन हुआ तो पूर्ण रूप से बहुमत उन्हीं को मिली और वे इलेक्टेड राष्ट्रपति रहे। तो इसलिए हम 26 जनवरी 1950 को जब 395 रूल यानी संविधान जब लागू हुआ तो
हम उस दिन गणतंत्र हुए, उस दिन हम गणतंत्र हुए। अब हम बात करते हैं राजतंत्र से गणतंत्र की प्रोसेस क्या है। तो राजतंत्र से गणतंत्र का सबसे पहला रूल कि रिपब्लिक में क्या क्या होना चाहिए, अब आइए देखते हैं। रेस पब्लिका और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में 4 वर्ड्स हैं, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले रेस पब्लिका, जो कि ये लैटिन शब्द से बना है, लैटिन भाषा से बना है। अब इसका मतलब होता है रिलेटेड विथ पब्लिक, मतलब राजतंत्र से गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है कि रिलेटेड विथ पब्लिक, माने पब्लिक से रिलेटेड होना चाहिए। और एक होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का न होना, चूँकि गणतंत्र का मतलब एक सामान्य, मतलब उस देश के प्रत्येक गण यानी जाति हर एक व्यक्ति से है, पर्सनली किसी एक के अधिकार में नहीं है। राजतंत्र का मतलब होता है कि राज्य राजा का हुआ, और गणतंत्र का मतलब हो गया कि वो राज्य हर एक इंसान का, वहाँ का मालिक पब्लिक होता है, जनता होता है। और राजतंत्र में वहाँ का राजा राजा होता है। तो यहाँ पे रेस पब्लिका का मतलब कि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि रिलेटेड विथ पब्लिक होना चाहिए। दूसरा है हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होने चाहिए। तो हेड ऑफ स्टेट हमारा इलेक्टेड, जो कि 1952 में जब इलेक्शन हुआ तो अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे थे, लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो उन्हें पूर्ण बहुमत मिली और फिर दोबारा उन्हीं को रखा गया राष्ट्रपति। तो चूँकि राजतंत्र में किंग यानी राजा राज्य का मालिक होता है, और गणतंत्र में राष्ट्रपति देश का मालिक होता है। तो यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट हमारा इलेक्टेड के तौर पे हो गया। कैरेक्टरिस्टिक में एक और वर्ड है नो प्रिविलेज क्लास। तो नो प्रिविलेज क्लास का मतलब हो गया कि वंशानुगत नहीं होनी चाहिए, जैसे राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा या उसकी बेटी रानी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। चूँकि ये नियम लागू होने के बाद, हमारा संविधान लागू होने के बाद प्रिविलेज क्लास क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी वंशानुगत नहीं रह गया। इसमें राजा के घराने से ही कोई नहीं रहेगा कि राजा रहा अब उसका बेटा रहेगा फिर उसका बेटा रहेगा, बल्कि यहाँ से जनता, कोई भी जनता हो सकती है, ये जनता आपस में सेलेक्ट करेगी कि किसको प्रधानमंत्री या स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल या ग्रामीण लेवल जो भी होते हैं, पंचायत लेवल, उस पर किसको चुना जाए, ये जनता का अधिकार होना चाहिए, प्रिविलेज नहीं होने चाहिए। और अगला है पब्लिक ऑफिसेस फॉर ऑल, यानी पब्लिक ऑफिस सबके लिए होनी चाहिए, पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कि इस घराने से हैं तो इन्हीं के लिए होगा और इनके लिए नहीं होगा। तो ऐसे कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और पॉपुलर सोवरेंटी, तो पॉपुलर सोवरेंटी का मतलब हो गया कि संपन्नता, यानी जनता के हाथ में होनी चाहिए, संप्रभुता पूरी जनता के हाथ में रहे, राजा के हाथ में नहीं रहे। जनता जैसा चाहे, जिसको चाहे वैसे रख सकती है, जिसको चाहे उसको चुन सकती है। तो ये रहा हमारा राजतंत्र से गणतंत्र होने का मतलब। अगर ये सभी चीज़ें आपके गणतंत्र में, अगर ये सभी चीज़ें मिलती हैं, हमारा हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, प्रिविलेज क्लास नहीं हो, पब्लिक से रिलेटेड हो, पब्लिक ऑफिसेस हर किसी के लिए हो, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं हो, सोवरेंटी हो, तो हम क्या है, गणतंत्र हैं। और अगर नहीं है तो गणतंत्र नहीं है।
तो ये हुआ हमारा गणतंत्र होने का मतलब। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब आप इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको ये बातें पता थी या नहीं पता थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।